पिया मिलन की आस, अधूरी ब्याहता का पूरा मिलन। सावन की उस तूफानी रात में पूरी तरह भीगी हुई पिंकी ने जैसे ही राघव का हाथ उठाकर अपनी धड़कती हुई छाती पर रखा, राघव का संयम पूरी तरह टूटने ही वाला था। वह बहकने ही वाला था कि तभी खिड़की से कड़की बिजली ने कुछ ऐसा दिखाया कि राघव के होश उड़ गए और उसने खुद को पीछे खींच लिया। आखिर राघव ने ऐसा क्या देखा? और पिंकी शादी होने के बाद भी अपने ही पति को इस तरह क्यों उकसा रही थी? कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से 2 महीने पहले। भाग 1, गांव की पगडंडी और वो पहला स्पर्श। मई की ढलती हुई दोपहर थी। सूरज की तपिश अब थोड़ी मध्यम पड़ रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गर्माहट और सन्नाटा बाकी था। गांव के बाहर पुराना शिव मंदिर और उसके पीछे फैला आम का विशाल बाग हमेशा से एकांत रहता था। 17 साल की पिंकी अपनी सहेलियों से नजरें बचाकर पगडंडियों से होती हुई दबे पांव बाग की तरफ आई थी। लाल और पीले रंग के सूती लहंगे में उसकी पतली कमर और लचकती चाल उसे हवा के एक ताज़ा, मादक झोंके जैसी बना रही थी। उसकी शादी 6 महीने पहले इसी गांव के राघव से हुई थी, लेकिन उम्र कम होने के कारण गांव की रीत के मुताबिक अभी गौना होना बाकी था। शादी के फेरे तो हो चुके थे, लेकिन पिंकी अभी भी अपने मायके में ही रहती थी और दोनों का इस तरह छुपकर मिलना ही उनकी मोहब्बत का इकलौता सहारा था। राघव, जो 22 साल का एक समझदार, चौड़े कंधों वाला और धीर गंभीर युवक था, बाग के सबसे घने पेड़ के नीचे उसकी राह देख रहा था। जैसे ही पिंकी ने पीछे से आकर अपनी ठंडी, मोगरे की खुशबू वाली हथेलियां उसकी आंखों पर रखीं, राघव के चेहरे पर एक गहरी, दीवानी मुस्कान तैर गई। उसने बिना एक पल गंवाए झटके से पिंकी की नाजुक कलाइयों को पकड़ा और उसे घूमकर अपने सामने खींच लिया। पिंकी का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे उसके चौड़े, गठीले सीने से जा टकराई। दोनों की सांसें अचानक तेज हो गईं। एक दूसरे के इतने करीब होने की वजह से राघव पिंकी के दिल की बेकाबू धड़कन को अपने कुर्ते के पार अपने सीने पर साफ महसूस कर पा रहा था। पिंकी की कजरारी आंखों में एक अजीब सी शरारत, जिद और भारी बेताबी थी, जो राघव के अंदर के पुरुष को अक्सर बेचैन कर देती थी। पिंकी ने अपनी उंगलियों को राघव के सूती कुर्ते के कॉलर में लपेटते हुए थोड़ा ऊपर उठकर बेहद धीमी, सुरीली और मादक आवाज में कहा, आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? जानते हो, धूप में खड़े खड़े मेरा पूरा बदन तपने लगा था तुम्हारे इंतजार में। राघव ने उसके चेहरे पर आ गिरी बालों की एक आवारा लट को अपनी उंगलियों से संभाला। उसके पोरों ने पिंकी के नर्म गाल को छुआ, जिससे पिंकी की आंखें आधी बंद हो गईं। राघव ने उसे कान के पीछे करते हुए कहा, खेतों में काम बढ़ गया था पिंकी। और वैसे भी इतनी जल्दबाजी और बेताबी ठीक नहीं। अभी गौने में पूरे 4 महीने बाकी हैं, थोड़ा सब्र रखना सीखो। मुझसे अब और एक दिन का भी सब्र नहीं होता राघव, पिंकी ने थोड़ा मचलते हुए कहा और अपनी कमर को उसके और करीब सटा दिया। उसकी प्यासी नजरें राघव के होठों पर टिक गईं। उसने अपनी पायल छनकाते हुए एड़ियां उठाईं, राघव के कंधों को अपनी बाहों में जकड़ा और अचानक आगे बढ़कर अपने नर्म, पंखुड़ी जैसे कांपते हुए होठों को राघव के होठों पर लॉक कर दिया। वह एक गहरा, अनाड़ी लेकिन बेहद तीव्र और प्यासा चुंबन था। पिंकी की इस अचानक की गई बोल्ड पहल से राघव के दिमाग में जैसे वासना और प्यार की एक बिजली सी कौंधी। पिंकी के होठों की प्राकृतिक मिठास और उसकी गर्म, तेज सांसें राघव के महीनों से पाले हुए संयम की दीवारों को ढहाने लगी। राघव ने अपनी मजबूत हथेलियां पिंकी की पतली, लचीली कमर पर कसीं और उसे हवा में थोड़ा उठाते हुए खुद के और करीब भींच लिया, जिससे उनके बदन के बीच का कोई फासला बाकी नहीं रहा। दोनों आम के विशाल पेड़ के घने तने की ओट में थे,
जहां दोपहर की धूप भी उनकी इस प्रगाढ़ता को देख नहीं पा रही थी। राघव की उंगलियां अब पिंकी के ब्लाउज के नीचे उसकी नंगी, मखमली पीठ पर ऊपर नीचे रेंगने लगी, जिससे पिंकी के पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई और उसके मुंह से एक सिसकी निकली। पिंकी ने मदहोश होकर अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लीं और उसकी उंगलियां राघव के घने बालों को बेतरतीब ढंग से सहलाने लगी। राघव ने अपनी गिरफ्त और मजबूत की और पिंकी के नीचे वाले रसीले होठ को धीरे से अपने दांतों के बीच भींचकर चूसने लगा। पिंकी का बदन राघव की बाहों में ढहने लगा था। राघव की हथेलियां अब उसकी कमर के उतार चढ़ाव को दबाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने ही वाली थी। उसका पुरुषत्व पूरी तरह बहकने की कगार पर था। लेकिन तभी अचानक दूर पगडंडी से गायों को हाँकते हुए किसी चरवाहे की जोरदार आवाज और लाठी की थाप गूंजी। इस अचानक आई आवाज ने राघव को हकीकत के धरातल पर झटके से ला खड़ा किया। उसने एक झटके में अपनी भारी होती सांसों और उमड़ते जज्बात को काबू किया। उसने धीरे से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ पिंकी के होठों से अपने होठ अलग किए और उसे खुद से थोड़ा दूर किया। राघव का चेहरा लाल था और वह हाँफ रहा था। उसने पिंकी की आंखों में देखते हुए कहा, पिंकी, नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। हम एक ही गांव में रहते हैं, रोज मिलते हैं, यह हमारे लिए बहुत है। समाज और दोनों परिवारों ने हम पर जो भरोसा किया है, हमें उस मान मर्यादा का सम्मान करना होगा। मैं तुम्हें इस तरह छुपकर बदनाम नहीं होने दे सकता। पिंकी ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसके होठ अब भी राघव के चुंबन की नमी से चमक रहे थे और उसकी सांसें बेकाबू थी। लेकिन राघव की आंखों में वासना से ऊपर छुपा गहरा प्यार, फिक्र और अपनी पत्नी के लिए सुरक्षा की भावना देखकर वह पिंकी शांत हो गई। उसने अपनी शरारत छोड़ दी और अपना सिर राघव के धड़कते सीने पर टिकाकर उसकी खुशबू को खुद में समेटने लगी। भाग 2। सावन की फुहार और बंद कमरा। जुलाई का महीना आते ही आसमान काले-कुटे घने बादलों से घिर गया और गांव पर मूसलाधार बारिश टूट पड़ी। कड़कती बिजली और तूफानी हवाओं के बीच पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबका हुआ था। राघव अपने घर के एक सुनसान, कोने वाले अंधेरे कमरे में बाहर बिखरी सूखी लकड़ियां और घास समेटकर अंदर रख रहा था ताकि वो बारिश में भीगकर सड़ न जाएं। वह पसीने और बारिश की बूंदों से लथपथ अपने काम में व्यस्त था। तभी लकड़ी का भारी दरवाजा धीरे से खुला और पूरी तरह पानी से भीगी हुई पिंकी अंदर दाखिल हुई। बाहर की ठंडी हवा और तूफानी बारिश ने उसे पूरी तरह तर कर दिया था। उसका भीगा हुआ हल्के रंग का सूती सूट उसके जवान बदन से किसी दूसरी त्वचा की तरह चिपक गया था, जिससे उसकी सुघड़ काया, उसके वक्षों के उभार, पतली कमर का ढलान और उसकी रीढ़ की हड्डी की पूरी बनावट साफ साफ नुमायां हो रही थी। उसके भीगे बालों की लटें उसके स्तनों के बीच से होती हुई पेट तक जा रही थी और पानी की बूंदें टपक कर उसकी नाभि में समा रही थी। राघव यह नजारा देखकर चौंक कर सीधा खड़ा हो गया। उसके हाथ से लकड़ियां फर्श पर गिर पड़ी। उसने आगे बढ़कर कहा, पिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? इस तूफानी बारिश में, इस हालत में यहाँ अकेले कैसे आईं? कोई देख लेता तो गांव में क्या थू-थू होती, कुछ समझती हो? पिंकी ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की भारी लोहे की सांकल चढ़ा दी। कमरे में सिर्फ एक छोटी खिड़की से आती मध्यम रोशनी थी और बाहर बादलों के गरजने का भयानक शोर था। पिंकी की आंखों में इस वक्त शर्म का नामोनिशान नहीं था। वहां सिर्फ एक अजीब सी जिद, दीवानगी और राघव को पा लेने की प्यास थी। वह कांपते लेकिन मजबूत कदमों से राघव के बिल्कुल करीब आई। उसके होठ ठंड से थोड़े नीले पड़ रहे थे, लेकिन उसके पूरे बदन की तपन राघव को अपनी तरफ खींच रही थी। उसने आगे बढ़कर राघव का बड़ा,
खुरदरा हाथ पकड़ा और उसे अपने भीगे, ठंडे गाल से लगाते हुए धीरे धीरे नीचे अपनी गर्दन पर सरकाया। राघव का संयम यहाँ पूरी तरह टूटने की कगार पर था। पिंकी ने और करीब आकर अपनी दोनों भीगी हुई बाहें राघव के गले में पूरी ताकत से डाल दी और उसके कानों के पास अपने होठ सटाकर अपनी गर्म, तेज सांसें छोड़ते हुए फुसफुसाई, मुझे बहुत ठंड लग रही है राघव, और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। आज इस तूफान में हमें कोई नहीं देख रहा, अपनी पिंकी की ठंड दूर नहीं करोगे? राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली। पिंकी के भीगे बदन की सौंधी खुशबू, उसके जिस्म का स्पर्श और उसकी इस बेबाक छुअन ने राघव के अंदर के सारे सामाजिक बंधनों को एक पल में ढीला कर दिया। उसने पिंकी को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। इस बार का चुंबन पिछले सारे बंधनों को तोड़ देने वाला, मदहोश करने वाला और जंगली था। राघव के होठ पिंकी के होठों को पूरी शिद्दत से भींच रहे थे। वह पिंकी के मुंह के अंदर अपनी जुबान से उसकी मिठास को सोख रहा था, मानो सावन की इस पूरी बारिश को अपने अंदर उतार लेना चाहता हो। पिंकी की बाहें राघव के गले में और कस गईं और उसकी टांगें राघव की कमर के इर्द-गिर्द लिपट गईं। कमरे का तापमान जैसे अचानक किसी भट्टी की तरह बढ़ गया था। पिंकी ने राघव के शर्ट के बटन अपनी कांपती उंगलियों से एक-एक कर तोड़ दिए और राघव का गर्म, तपता हुआ हाथ अपने भीगे सूट के अंदर डाल दिया। जैसे ही राघव की नंगी हथेलियों ने पिंकी के बिना ब्लाउज के उस मखमली, बेहद नर्म और जोर-जोर से धड़कते हुए सीने को छुआ, राघव के पूरे वजूद में वासना का एक सैलाब उमड़ पड़ा। पिंकी की दबी कुचली सिसकियां राघव के मुंह के अंदर ही दम तोड़ रही थी। वह पिंकी की भीगी पीठ को सहलाते हुए उसकी त्वचा को अपनी उंगलियों से नोच रहा था। राघव अब पूरी तरह आत्मसमर्पण कर चुका था। उसने पिंकी को संभाला और कमरे के कोने में रखी सूखी घास और मखमली बोरियों के ढेर की तरफ ले जाकर उसे नीचे गिरा दिया। राघव उसके ऊपर था, दोनों के बदन पूरी तरह एक दूसरे में उलझे हुए थे और उनके होठ अलग होने का नाम नहीं ले रहे थे। राघव का हाथ अब पिंकी के सूट के निचले हिस्से को ऊपर सरका रहा था और उसकी उंगलियां पिंकी की जांघों की मखमली छुअन तक पहुंच चुकी थी। पिंकी अपनी कमर उठा-उठाकर राघव के घर्षण का जवाब दे रही थी। लेकिन जैसे ही राघव का हाथ पिंकी के सूट की आखिरी डोरी को खींचने के लिए बढ़ा, कमरे की खुली खिड़की से बिजली की एक बेहद तेज, चौंधिया देने वाली रोशनी चमकी। उस रोशनी ने सीधे कोने में रखे एक पुराने संदूक पर रखी उस चीज को चमका दिया। वह राघव की स्वर्गीय माँ के दिए हुए सोने के कंगन थे, जो राघव ने अपनी शादी के दिन पिंकी के लिए बेहद सम्मान से संभाल कर रखे थे। उस पवित्र रोशनी ने राघव के भीतर सोई हुई जिम्मेदारी और मर्यादा को एक झटके में जगा दिया। राघव के दिमाग में अपनी माँ का चेहरा और पिंकी की मासूम उम्र का ख्याल कौंध गया। उसने महसूस किया कि अगर वह आज इस शारीरिक भूख के आगे बहक गया, तो वह अपनी ब्याहता पत्नी को वह सम्मान कभी नहीं दे पाएगा जो उसका हक है। राघव ने एक खौफनाक मानसिक कशमकश के बाद खुद को पूरी ताकत से पीछे खींचा। वह तुरंत पिंकी के ऊपर से हटा और बेड के किनारे जाकर जोर-जोर से सांसें लेते हुए दीवार को देखने लगा। उसका पूरा बदन पसीने और वासना की आग में तप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ठहराव था। उसने पास रखा एक सूखा अंगोछा उठाया, पिंकी के पास आया जो बिखरे कपड़ों में हाँफ रही थी, और उसके भीगे सिर पर डालकर बड़े प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए थोड़ी भारी लेकिन बेहद कोमल आवाज में कहा, पिंकी, खुद को संभालो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा पूरा जीवन, मेरा यह शरीर सब तुम्हारा है। लेकिन मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो हमारी मर्यादा और हमारे माँ बाप के भरोसे को तोड़ दे। सिर्फ 2 महीनों की तो बात है, फिर तुम 18 साल की हो जाओगी और मैं शान से तुम्हें अपने घर लाऊंगा।
इस तरह मेरे सब्र की ऐसी परीक्षा मत लो कि मैं खुद की नजरों में गिर जाऊं, प्रिय। पिंकी ने घास के ढेर पर बिखरी जुल्फों के बीच से राघव की आंखों में देखा। वहां वासना की कोई गंदी लकीर नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक अगाध सम्मान, पवित्रता और सुरक्षा का एक पूरा आसमान था। पिंकी की आंखों में गर्व और प्यार के आंसू छलक आए। उसने अपनी डोरी संभाली, आगे बढ़कर राघव के नंगे सीने पर अपना रोता हुआ चेहरा छुपा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो राघव। मैं बस यह देखना चाहती थी कि क्या तुम भी बाकी मर्दों की तरह सिर्फ बदन के भूखे हो। पर अब मुझे यकीन है, मेरी आबरू और मेरी जिंदगी दुनिया के सबसे सुरक्षित हाथों में है। भाग 3। गौने की रात और मुकम्मल मोहब्बत। आखिरकार वह पावन दिन आ ही गया जिसका दोनों ने अपनी सांसों को रोककर महीनों इंतजार किया था। पिंकी अब पूरे 18 वर्ष की हो चुकी थी और कानूनी व सामाजिक रूप से राघव की दुल्हन बनने के लिए तैयार थी। पूरे गांव में रीति रिवाजों के अनुसार आज उसका गौना था। दिन भर शहनाइयों की गूंज, औरतों के मंगलगीत, रस्मों रिवाजों की हलचल और सहेलियों की तीखी ठिठोली के बीच दोनों की बेताब नजरें मंडप में एक दूसरे को तलाशती रहीं। शाम ढलते ही पिंकी अपने आंसुओं और मुस्कान के साथ विदा होकर हमेशा हमेशा के लिए राघव के घर आ गई। रात के ठीक 11 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। राघव का कमरा लाल गुलाब की पंखुड़ियों और मोगरे के ताजे सफेद फूलों की लड़ियों से किसी जन्नत की तरह सजा हुआ था। कमरे से आ रही मोगरे की वह तीव्र, नशीली और भीनी खुशबू वहां की आबोहवा को पूरी तरह से रोमांटिक, कामुक और उत्तेजक बना रही थी। कमरे के एक सुदूर कोने में मध्यम लाल पीली बत्ती जल रही थी, जो बेड पर बिछी सफेद चादर पर फूलों के खूबसूरत साए बिखेर रही थी। पिंकी बेड के बिल्कुल बीचों बीच लाल रंग के भारी बनारसी रेशमी जोड़े में सिर पर लंबा घूंघट निकाले बैठी थी। उसकी हथेलियों पर रची डार्क मेहरून रंग की महकती मेहंदी और उसकी गोरी कलाइयों में भरी हुई कांच की लालहरी चूड़ियां उसकी अंदरूनी घबराहट को साफ बयां कर रही थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज और भारी थी कि भारी सोने के हार और लहंगे के ब्लाउज के नीचे उसका उभरा हुआ सीना साफ साफ ऊपर नीचे होता दिख रहा था। यह वही पिंकी थी जो बागों में और सूने कमरों में राघव को उकसाया करती थी, लेकिन आज लोकलाज, मर्यादा और इस रात की रूहानी अहमियत के आगे वह शर्म से सिमटी जा रही थी। उसका पूरा बदन कंपा रहा था। तभी लकड़ी के भारी दरवाजे का हैंडल घूमा और राघव अंदर आया। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की सांकल चढ़ाई, जिसकी आवाज सुनते ही पिंकी के जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। राघव आज शेरवानी में किसी राजा की तरह लग रहा था। वह धीमे, संभले हुए कदमों से चलता हुआ बेड के करीब आया और पिंकी के बिल्कुल सामने बैठ गया। कमरे में एक ऐसा नशीला सन्नाटा था, जिसे सिर्फ दोनों की भारी होती सांसें और पिंकी की पायलों की हल्की सी झंकार तोड़ रही थी। राघव ने अपने थोड़े कांपते हुए मजबूत हाथों को आगे बढ़ाया और पिंकी के घूंघट के किनारों को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया। जैसे जैसे कपड़ा ऊपर सरक रहा था, पिंकी का अलौकिक रूप मध्यम रोशनी में प्रकट हो रहा था। पिंकी के काजल लगे कजरारे नैन पूरी तरह नीचे झुके हुए थे, उसकी लंबी पलकें कांप रही थी। होठों पर एक हल्की सी नमी थी और उसके गोरे गाल शर्म की लाली से पूरी तरह सुर्ख हो चुके थे। राघव ने अपनी उंगलियों के पोरों से पिंकी की ठुड्डी को छुआ। उसका स्पर्श इतना गर्म था कि पिंकी के पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बेहद धीमी, गहरी और मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, आज हमारे बीच कोई पाबंदी नहीं है पिंकी। और न ही आज मुझे रोकने वाला कोई सब्र या दुनिया की कोई दीवार। आज तुम पूरी तरह कानूनी, सामाजिक और रूहानी तौर पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हो।
पिंकी ने अपनी झुकी हुई कजरारी पलकें उठाईं। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी, लेकिन इस बार उसमें संपूर्ण समर्पण और वासना से परे एक अगाध श्रद्धा का समंदर था। उसने बिना एक शब्द बोले अपनी कोमल, मेहंदी रची और चूड़ियों से खनकती बाहें राघव के गले में डाल दी और अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच लिया। राघव ने बिना एक पल की देरी किए अपने प्यासे होठ पिंकी के कांपते हुए होठों पर रख दिए। यह चुंबन पिछले सारे चुंबनों से बिल्कुल जुदा था। इसमें कोई छटपटाहट या चोरी-छिपे का डर नहीं था, बल्कि इसमें एक स्थायित्व था, एक अटूट अधिकार था। राघव के होठों ने पिंकी के होठों को पूरी कोमलता और शिद्दत से अपने आगोश में ले लिया। राघव का एक हाथ पिंकी के बालों के भारी जूड़े को टटोलने लगा और जैसे ही उसने जूड़े की पिन निकाली, पिंकी के लंबे, घने, रेशमी और मोगरे की खुशबू से महकते बाल खुलकर उसकी पूरी नंगी पीठ पर काले बादलों की तरह बिखर गए। राघव ने पिंकी के नाजुक बदन को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और उसे बिस्तर के मखमली गद्दे पर सुला दिया। राघव अब पूरी तरह उसके ऊपर था। उसकी आंखों में पिंकी के लिए प्यार और दीवानगी की आग साफ जल रही थी। राघव की उंगलियों ने पिंकी के भारी गहनों को एक-एक कर उतारना शुरू किया। गले का भारी नौलखा हार, कानों के बड़े झुमके और उसकी कमर पर बंधा भारी कमरबंद। हर एक आभूषण के हटने के साथ राघव की हथेलियों का गर्म, मर्दाना स्पर्श पिंकी की रेशमी, गोरी त्वचा पर और गहरा और बेकाबू होता जा रहा था। जब राघव के होठ पिंकी के होठों से अलग होकर उसकी सुराहीदार गर्दन, उसके कॉलर बोन और फिर उसके ब्लाउज की डोरी को खोलते हुए उसकी नंगी पीठ और कंधों पर उतरे, तो पिंकी के मुंह से एक बेहद तीखी, मादक सिसकी और राघव की एक दबी हुई पुकार निकल गई। उसने राघव की शेरवानी को अपनी उंगलियों में कसकर भींच लिया और सुख के अतिरेक में अपनी आंखें पूरी तरह मूंद ली। कमरे में केवल मोगरे और गुलाब की मदहोश करने वाली खुशबू, चूड़ियों की खनक और दो प्रेमियों की तेज, गरम सांसों का संगीत गूंज रहा था। महीनों का वह कशमकश भरा इंतजार, वह कड़ा संयम और वह अधूरी रह गई बेताबी अब एक मुकम्मल, पावन और चरम मिलन की आग में पिघलकर शांत हो रही थी। राघव ने पिंकी के पूरे वजूद, उसकी रूह और उसके बदन को खुद में इस तरह समेट लिया कि उस महकती रात के खूबसूरत सन्नाटे में दो जिस्म हमेशा हमेशा के लिए मिलकर एक जान हो गए।